कोल्हान की राजनीति के सचिन तेंदुलकर हैं। कई लोग आए, कई लोग चुनाव हारे, पर वो ऐसा अकेला शख्स है जो लगातार बना हुआ है। अपने जनता पे उसकी पकड़ गजब है, लेकिन इसके साथ ही वो सीधा साधा भी है। लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, उनके साथ छल हुआ, बदनाम किया गया, और फिर भी उसके पांव राजनीति की ज़मीन पर टिके हुए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की। मधु कोड़ा जी हमारे साथ हैं। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जी। देखिए, अभी जो ताज़ा प्रकरण चल रहा है 1932 का, एक आम जन में ये भावना ये है कि इसके पीछे स्टडी नहीं की गई, किसी से बातचीत नहीं की गई। ये सिर्फ राजनीति के लाइमलाइट में आने के लिए या वाहवाही लूटने के लिए 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू कर दी गई। आपको क्या लगता है? क्योंकि 14 सितंबर 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार के कैबिनेट के माध्यम से जो झारखंडियों को स्थानीयता परिभाषित करने के लिए जो भी ये प्रस्ताव लाया गया है, और उस प्रस्ताव को हमने भी देखा है, हमने भी उस प्रस्ताव को पढ़ा है, और इस पर बहुत सारी खामियां हैं इसमें, और इस प्रस्ताव पर लाने पर बहुत सारा गंभीरता से विचार नहीं किया गया होगा, ऐसे उस प्रस्ताव को पढ़ने से दिखाई देता है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, विधानसभा में इसका फिर मौका मिलेगा विवेचना करने के लिए, विधानसभा में इसको जो भी बात है रखा जाएगा। जब झारखंड सरकार बनी है, जनता के लिए जो सरकार बनी है, चुना हुआ सरकार है, तो ये कैबिनेट का पहला कर्तव्य होता है कि उसको पुख्ता विवेचना करके, उसको जांच करके एक पुख्ता प्रस्ताव कैबिनेट में ला करके उसको विधायक के रूप में विधानसभा में ले जाए, और उसको एक्ट में उसको के लिए विधानसभा का उसको सहमति ले। लेकिन जो प्रस्ताव देखा गया है, जो उस पर आधार जो बनाया गया है 1932 का खतियान जो सरकार का प्रस्ताव है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा विरोध का कारण ये है कि स्थानीयता नीति का विरोध नहीं है, लेकिन उस 1932 का खतियान का जो डेडलाइन है, हमारे विरोध उसमें है कि जो आधार कटअप डेट माना गया है, ये अगर लागू होता है तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि झारखंड में जो संयोग बिहार के समय में जो लैंड सर्वे सेटलमेंट किया गया है, अलग अलग वर्षों में किया गया है, तो ये हम समझते हैं कि 32 से बाद में भी किया गया। 1901 से शुरू हुआ और 1980 तक 81 तक चलता रहा। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि आप क्यों नहीं, जो एक जैसे कोल्हान का है, कोल्हान से मैं आता हूँ तो कोल्हान के विषय में मैं जानता हूँ वहाँ पर, चूंकि हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं अपने आंखों से। ये 32 का खतियान केवल कटअप डेट हो जाने से हमारे कोल्हान का जो 1964 का 1965 का जो सर्वे सेटलमेंट किया गया है, वे खतियान रहते हुए भी, खतियान के पट्टेधारी होते हुए भी, उसको वहाँ का वो दूसरों से सर्टिफाई कराना होगा कि हम स्थानीय हैं, खतियान रहते हुए भी। ये विडंबना क्यों है? इससे वंचित क्यों रखा जाएगा उसको? जब उसका खतियान है, जब उसकी पट्टा है, उसमें उसका दर्ज है, तो ये क्यों? अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा है दुनिया में, एक चीज़ और, दुनिया में कहीं भी, भारत के तो किसी राज्य में नहीं है, दुनिया में कहीं भी खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बनी है। अगर कोई उदाहरण हो तो बताए किसी भी राज्य में। वो साल का कट ऑफ डेट हो सकता है, वोटर लिस्ट का कट ऑफ डेट हो सकता है कि ठीक है, आज़ादी के वक्त जो पहला वोटर लिस्ट में नाम था वो हो सकता है। झारखंड में एक शुरू से ही अजीब सा नैरेटिव सेट कर दिया गया कि ज़मीन का कागज़ के अनुसार, और भी तो बहुत सारा क्राइटेरिया हो सकता था, और इसको भावनात्मक रूप से इतना दोहन किया गया कि आज की तारीख में जो भी अगर एक बार शब्द बोल दे कि 1932 नहीं, तो सीधे बोल दिया जाता है कि तो झारखंड विरोधी है। ये कि उदाहरण हम देना चाहते हैं, झारखंड सरकार में कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, कास्ट सर्टिफिकेट का आधार माना गया है खतियानी। खतियान है तो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा,
दूसरी उसमें प्रावधान दिया गया है कि स्थानीय जांच के आधार पर उसको कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन व्यवहारिकता में नहीं है। आप जाइएगा झारखंड का पोर्टल में, ये झारखंड का पोर्टल में पिछले सरकार में आई थी 2014 के बाद जो भी सरकार आई थी, झारखंड सरकार में ऑनलाइन लेने के लिए व्यवस्था किया गया था। उसमें खतियान के अलावा दूसरा उसमें कोई प्रावधान ही नहीं है कि वो कास्ट सर्टिफिकेट उस आधार पर मिलेगा। कोल्हान प्रमंडल बाहर हो जाएगा, संथाल बाहर हो जाएगा, पलामू प्रमंडल बाहर हो जाएगा, धनबाद के बहुत सारे इलाके जो बड़े शहर हैं उसमें बड़ी आबादी बाहर हो जाएगी। इससे एक मोटा मोटी अनुमान है कि जो अभी राज्य में 3.5 करोड़ जनसंख्या है उसमें से 70% इस 1932 के बाहर हो जाएगा। नहीं, हम इसीलिए कह रहे हैं, थोड़ा टोक रहे पंकज जी। कोल्हान में जब सर्वे सेटलमेंट हुआ था 1914 में, ठीक है, वो कैडेस्ट्रियल सर्वे उसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन सर्वे 1958 में चालू होकर के 1964-65 में ये फाइनल किया गया। उसमें भी कम से कम 20 से 25% ऐसे लोग थे 1913-14 में जिसको खतियान नहीं था, खतियान नहीं मिला। उसके बाद में उस 13-14 के बाद में उसको खतियान दिया गया, 1964 में दिया गया, 1964 में दिया गया, 65 में दिया गया। तो फिर वैसे लोग तो 20% उस समय 1914 के समय में हम समझते हैं कि उस समय कोल्हान का जनसंख्या होगा कम से कम 10-12 हजार होगा, 10-12 लाख होंगे, 10-12 लाख होंगे। तो वैसे लोग आज वंचित हो जाएगा। तो क्यों वंचित किया जा रहा है? तो फिर आप ऐसे व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? जिसका खाता खतियान है, कोल्हान एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक जगह है। वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ अंग्रेजों ने भी कभी शासन नहीं किया। तो वैसे ऐतिहासिक जगह, धरोहर जगह में वैसे पूर्वजों को, वंशजों को आज आप लोग ये छोड़ दे रहे हैं, ये बता करके कि नहीं उनको बाद में स्थानीय सर्वे से उनको नियमित किया जाएगा, समझ जाएगा, संशोधन किया जाएगा। ये हम समझते हैं कि इसमें कहीं भी क्लियरिटी नहीं है, कहीं भी स्पष्टता नहीं है। ये प्रस्ताव बिल्कुल ही वेग में और जल्दबाजी में लाया गया प्रस्ताव है। हम इसको इसीलिए मैं समीक्षा करे, मुख्यमंत्री अगर नहीं समीक्षा करेगा तो समीक्षा नहीं करती है तो चूंकि बहुत बड़ा भाग जो कोल्हान के है इसका बहुत खामियाजा भुगतना होगा। हम अब बता दे रहे हैं, ये वहाँ पर मोगदा गौड़ समाज, जो गौड़ समाज है, जो ओबीसी में आते हैं, उसके बाद पांच तांती समाज जो एससी में आता है, आज तक वो खाता खतियान के लिए लड़ रहा है, आज तक खाता खतियान के लड़ रहा है। उसकी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रही है, जिसके उसके दादा परदादा इसी जमीन पर पैदा हुआ है। चूंकि उसका ये नहीं मिल रहा, खतियान में नाम नहीं है, और स्थानीय सर्वे के आधार पर उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है। ये केवल आयुवास किया जा रहा है, प्रावधान नहीं स्पष्ट होने से इसमें दुविधा होगी। प्रावधान तो किया गया है कि स्थानीय सर्वे के आधार पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या आपने झारखंड के पोर्टल पर इसका व्यवस्था किया है? आज चूंकि ऑनलाइन हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया पूरा देश में, झारखंड में हर जगह डिजिटलाइजेशन का सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। आगे भी होने की पूरी संभावना है, 101% है कि उसी पर आधारित होगा। तो फिर कहाँ से लाइएगा जब मान्यता आप नहीं दे रहे हैं? स्थानीय इंक्वायरी के आधार पर वो कहाँ से दस्तावेज लाएगा? क्या उसका लिख देने पर आप उसको मान्यता दीजिएगा? ये कौन स्पष्ट गारंटी है कि दूसरे लोग ग्राम प्रधान से नहीं लिखवा लेंगे? यही है, मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारा ऐसे उदाहरण है कि मैनिपुलेशन का गुंजाइश बढ़ जाएगा और उसका गलत इस्तेमाल लोग करेंगे। हम ये नहीं कहते कि ग्राम प्रधान वो सभी जगह में सक्षम नहीं है, वो भी सक्षम है, लेकिन सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम प्रधान का लिखा हुआ सर्टिफिकेशन वो सरकार मानेगी, ये सुविधा देनी चाहिए। ये संदेह का, अगर इसे कहती भी है तो ये संदेह है कि चूंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट में झेल रहे हैं लोग 25-50-100 साल से, तो उसकी व्यवस्था जब उसको ठीक नहीं कर सका तो इसको ठीक करने का पास क्या मशीनरी है? गांव में तो कम, शहर में अगर जिस तरह ग्राम प्रधान का व्यवस्था किया गया, शहर में वार्ड पार्षद का व्यवस्था कर दिया जाए, तो हम तो देख रहे हैं यहाँ की कौन कौन कहाँ कैसे किसी को स्थानीयता का मान्यता दे रहा है वार्ड पार्षद। नहीं, हम भी ये बात इस पर इस पक्ष के हैं, ऐसे नहीं कि मैं कोई स्थानीयता
कि अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं। ये अश्लीलता का विरोध नहीं है, लेकिन से उसका जो आधार बनाया जा रहा है उस पर हमारा विरोध है। केवल उसी को नहीं किया जाए, उसको और भी लोगों को उस पर शामिल कर दिया जाए। सर्वे सेटलमेंट जो बाद में हुआ है हमारे, उसको भी शामिल किया जाए ताकि सारे लोग आ जाए। हमारी बात यही है, हम इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि भाई ये कट ऑफ डेट का विरोध है, स्थानीय नीति का विरोध नहीं है, कट ऑफ डेट है उसके विरोध है हमारा। एक बात कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन है ना, ये रांची और रांची के आसपास खास करके गुमला सिमडेगा के कुछ लोगों के प्रभाव में आकर काम कर रहे हैं। इन्होंने बाकी जगहों पर ध्यान नहीं दिया। ये बताते हैं अब रांची में कौन सी लॉबी हेमंत सोरेन के पीछे लगी है, सिमडेगा गुमला में कौन सी लॉबी लगी है, जहां पे 1932 का हुआ था। इसके प्रभाव में आकर इन्होंने फैसला लिया, इन्होंने अच्छे से स्टडी नहीं करवाई। नहीं, यही कह रहे हैं पंकज जी कि ये बड़ी आनंद फनान में हम समझते हैं कि श्रेय का लेने का चक्कर में। रूप से बोल देता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये यहाँ के क्रिश्चियन मिशनरीज लॉबी के दबाव में आके इन्होंने ये काम किया है। ये तो हम अभी नहीं कह सकते किसके दबाव, लेकिन ये बात जरूर है, इस प्रकार से जो प्रस्ताव लाया गया है ये हड़बड़ी में और जल्दबाजी में लाया गया है। बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाया गया है कि हम सारे समुदाय के, सारे क्षेत्र के विषय या भावनाओं को समावेश करें। ऐसा कहीं भी गंभीरता से विचार नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज विसंगति आया है और ये विसंगति आने वाला पुरखों भोगेंगे। तो हम इसी को आगाह करने के लिए हमने कट ऑफ डेट का विरोध किया है, हमने असंहिता का विरोध नहीं किया है। जो कट ऑफ डेट बनाया गया है उसका विरोध है हमारा। जैसे ही कहा जाता है कि पंचायत में कोई ग्राम सभा या डिसाइड करेगी, तो हम देखे हैं पिछले पंचायत चुनाव जो हुआ, कम से कम 24 तो ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने स्थानीय महिला के साथ शादी कर ली, पति वो है, खड़ा कर दिया चुनाव में महिला को, और सारा कामकाज वो संभाल रहा है पंचायत में। और वो कौन है, किसी का नहीं पता कि उसका बाप दादा कहाँ से आया है। मैं बांग्लादेशी की बात करूं, संथाल में ये समस्या बहुत ज़्यादा है। और अगर बताइए कि बांग्लादेशी पति अगर ये डिसाइड करवाएगा कि कौन यहाँ का स्थानीय है, तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है। ये सब बहुत जगह इस सब मामले न्यायालय में भी गया है बहुत जगह पर, लेकिन चूंकि ये कि कानूनी के तहत में कुछ ऐसे या नचीलापन है उसमें जिसका फायदा दूसरे लोग ले रहे हैं, हो रहे हैं। तो इसीलिए जैसे हमने कहा कि मोनोपुलेशन का जगह ना छोड़ा जाए। जो आज असंहिता नीति अगर कट ऑफ डेट आ जाएगा तो उसके आधार पर जो जिसका खतियान नहीं है वे लोग भी स्थानीय यहाँ पर सर्वे या जांच करने के बाद उसको परिभाषित करेगा, तो वहाँ मोनोपुलेशन का यह संभावना रहेगा। तो पुख्ता निश्चित रूप से ये खतियानी होना चाहिए, लेकिन ये एकदम ठोस होना चाहिए के और हर जगह के आधार पे हो। वहाँ किसी संथाल में ये प्रोविजन हो, कोल्हान में ये प्रोविजन हो, पलामू में ये प्रोविजन हो, रांची के आसपास छोटा नागपुर में ये प्रोविजन हो। तो ये तो एक लाइन में अगर कह दीजिए 1932 सिर्फ कर दीजिए तो वैसे तो नहीं होगा। तो ये से हमसे बहुत बड़ा भाग जो इससे वंचित हो जाएगा, उसका अधिकारों से वंचित होगा। जो संविधान में अधिकार दिया हुआ है जीने खाने रहने का, उसका वायलेशन है। एक चीज़ और है, कई लोग ये कहते हैं कि हेमंत सोरेन ऐसे तो आदमी अच्छा है, देखिए सरल हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन कभी कभी इनको ऐसे लोग उठा के कहीं बैठा देते हैं कि बाद में ये फंस जाते हैं। जैसे बताइए ना, इनको हार्वर्ड में कौन लेके गया, कौन ये बैठा दिया और जिससे इनसे कहवा दिया गया कि आदिवासी हिंदू नहीं, वो कौन सी लॉबी काम कर रही थी इसके पीछे। एक और मैं देखा, कौन ऐसी लॉबी थी जो इनको अंग्रेजी के हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में बैठा दिया गया और इनसे कहवा दिया गया कि जो दूसरे भाषाभाषी चाहे मगही और भोजपुरी हैं, वो यहाँ गरीब की छाती पे रह के उनको गाली देते थे। हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस रही है, खुद इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए, एक मुख्यमंत्री है, अगर हम कहें कि उनका विचार नहीं है किसी निर्णय में लेने के लिए या अपना बिजनेस को या करने के लिए, अभी बोला नहीं चला कि मुख्यमंत्री है, राज्य को ये दूसरी बार शासन या मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके राज्य को चला रहे हैं। ये एक हमसे की है कि इन पर अगर विचार विमर्श नहीं होगा तो ऐसे ही निर्णय माने इसी प्रकार का अव्यवहारिक निर्णय लिया जाएगा, कुछ न कुछ बोलवा देगा, कुछ ना कुछ आएगा ही, कुछ ना कुछ गलत काम फिर हो जाएंगे। तो ऐसा जो पेचीदगी विषय पर, जो संवेदनशील विषय पर अपनी
पंच परमेश्वर इसीलिए कहा गया है। पंच परमेश्वर पंचों का विचार इस पर लाना चाहिए कि इस पर क्या विचार होगा, इस संवेदनशील विषय पर हम किस रूप से इसको हम मान्यता दें। नहीं होने के वजह से आज जो दिग्भ्रमित का स्थिति पैदा हो गया है कट ऑफ डेट को लेकर के स्थानीयता का, ये वो होता नहीं। हेमंत सोरेन जी इस बात को हर विषय को लाना चाहिए था। उनके पास में कैबिनेट है, कैबिनेट में भी पहले कभी चर्चा नहीं किया गया। सदन के अंदर में जो है ना इस पर कोई गंभीरता से चर्चा नहीं किया गया। सदन के अंदर तो एक बार खुद ही बोले थे ना कि नहीं हो सकता, जैसे ही कोर्ट में जाएगा खारिज हो जाएगा। फिर पता चला कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फंस गए, तो उसके बाद फिर विधानसभा बोलते कि इस बार लाएंगे। या तो आप पहले झूठ बोल रहे थे, नहीं तो अभी झूठ बोल रहे, दोनों में से एक ही चीज हो सकता है ना। चाहिए अपनी बात कि भाई इस प्रकार का पहले कुछ और बोल रहे हैं उसी सदन में खड़े होकर, किस परिस्थिति में इस बात का उनको बोलना पड़ा है। सदन के अंदर में कुछ जो है, सदन के बाहर में कुछ और है, तो वो क्या करना चाहते हैं ये स्पष्ट करना चाहिए उनका। और ये किसी प्रकार से अगर हम लोग अनंत फनन में बिना विवेचना का, बिना विचार का अगर कोई ऐसे संवेदनशील लाते हैं और एक विशेष वर्ग को यहाँ पर एक बड़ा जनसंख्या को अगर लॉस होता है, अगर नुकसान होता है, तो ये हम समझते हैं कि इस प्रकार से बचना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। एक ही और है थोड़ा सा, अब चूंकि अंतिम इंटरव्यू कहते हैं, यहाँ राजनीति पे बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है, कई लोग आरोप लगाते हैं कि जो कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस है ना, इस सरकार में उतना चल नहीं रहा है। देखिए दीपिका पांडे सिंह ने भी आवाज़ उठाई थी एक बार, तो जो चल रहा था पारसनाथ है, बन्ना गुप्ता ही बोल दिया कि हमारा मुसलमान वोट बैंक सब एमएम की तरफ जा रहा है। जब गए थे बादल पत्र लेख पलामू में, तो एक कार्यकर्ता ने मुंह पे कह दिया था कि जो यही हालत रही थी गढ़वा में, आप लोग अकेले लड़ना पड़ा तो कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये कांग्रेस देखिए इतनी बड़ी पार्टी है, ये हेमंत की पालकी उठाने वाले कहार तो नहीं हो सकते। इस पर एक कभी मैंने मैंने कुछ तो स्टैंड होना चाहिए ना, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना तो किसी पार्टी का स्टैंड नहीं हो सकता। यही अब कह रहे हैं कि जब गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, तो हर संवेदनशील विषय पर इस बात को पहले लाना चाहिए। जिस प्रकार से लाया गया, जो हमको जानकारी है, कांग्रेस पर किसी प्रकार का डिस्कस नहीं किया गया है। ये आनंद फनन में पास हो गया, तो कांग्रेस भी उसमें यहाँ पे हाँ लगा दे। उसमें भी राजेश ठाकुर कुछ और बोल रहे हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह कुछ और बोल रही है, वो समर्थन कर रहा है, तो विरोध कर रहा है, कंफ्यूजन है कांग्रेस के अंदर। तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि ये जब नहीं आता है, जब विषय को, जब इसको ना स्टारिंग कमेटी, ना ही समन्वय समिति में, ना ही इसको किसी प्रकार का पार्टी के अंदर में विचार के लिए कभी नहीं लाया गया, तो ये दिग्भ्रम है। और इससे स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए कि भाई हम सरकार के अंग है, तो हर संवेदनशील विषय पर विचार विमर्श करने के लिए लाना चाहिए। कहता है कोई कांग्रेस की तो मजबूरी है, वो तो भाजपा को हटाने के लिए साथ में सटे हुए हैं, और थोड़ा बहुत जो मंत्री जो 2-4 टोपर हैं, बाकी कोई अपना ऐसा तो इनकी चलती है नहीं सरकार में। नहीं, इस पर तो काफी गंभीरता है। इसे कई एक उदाहरण है जिस पर निर्णय नहीं लिया गया, और चूंकि हम अगर साझेदारी है सरकार के, तो उसकी हर निर्णय में साझेदारी होना जरूरी है, और इससे बचना चाहिए। यहाँ के लोग नाराज होंगे, अविनाश पांडे आ जाएंगे, वो राजेश ठाकुर चले जाएंगे, समझौता हो जाता है। 2-3 बार तो यही देख रहे हैं। इससे कांग्रेस को भी नुकसान होगा, बाकी सोचे पार्टी अपना। और देखिए एक और है कि नीतिगत फैसले में कोऑर्डिनेशन कमेटी की अभी आप बात कर रहे थे, बहुत जोर दिए अविनाश पांडे आके कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। पहली बार तो भगा दिए कि नहीं बनेगा, नहीं बन सकता, सुप्रियो भट्टाचार्य साहब बोल दिए। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर जाके बोले कि ठीक है कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगा, गुरुजी को उसका अध्यक्ष बना दिया। एक बैठक नहीं हुई, आज 2.5-3 साल होने जा रहे हैं सरकार के। ये इसीलिए ये जनता में छवि जाती है ना कि कांग्रेस मजबूर है, उसके पास ऑप्शन नहीं है, और या फिर आला कमान का दबाव होगा कि भाई तुम लोग जितना फजीयत है करवा लो, लेकिन रहना सरकार में ही है। तो हम लोगों ने अपना आगाह कर दिया है कांग्रेस के पदाधिकारियों को कि ऐसे निर्णय आया है, जो मैंने हम समझते हैं कि ये ठीक नहीं है। कोई बहुत सारे या नीतिगत फैसला लिए हैं जो कांग्रेस इसमें कहीं है नहीं,
तो हमने इस पर ये कट ऑफ डेट को लेके 1932 का खतियान का कट ऑफ डेट जो है स्थानीयता को लेकर के लाया गया, उस संबंध में हमने बताया निर्णय लेंगे और इसका लाभ हानि तो पार्टी को झेलना ही पड़ेगा। इस बार ऐसा कहा यह जा रहा है कि उस क्षेत्रों पर सरकार का ध्यान कम है, जितना संथाल पे है या जितना रांची पे है। प्रतिनिधित्व भी कम मिला। दीपक बिरुआ भी आवाज उठाते रहे और भी कई नेता हैं जो बोलते रहे कि उधर ध्यान नहीं है। आपको लगता है कि कोल्हान का बार बार अपेक्षा हो रहा है, मतलब उतना ध्यान नहीं है जितना कि दूसरे इलाकों पे, जितना ये संथाल पे देते हैं, जितनी चर्चा कराची की होती है, कोल्हान हमेशा से पीछे क्यों इतना रह जाता है? पीछे के सदियों से यही होता रहा है कोल्हान में। हमने हमेशा इस बात को भी रखा है और इसलिए जब कभी भी हम लोगों ने, जब भी मैं भी मुख्यमंत्री था जिस कार्यकाल में, हमने बहुत कुछ वहाँ पर काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया, वहाँ पर आवागमन के लिए रोड से नेटवर्किंग को हमने डेवलप कराया, इस प्रकार प्रयास किया। उसके बाद से कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोल्हान में नहीं आया, आज भी नहीं है। तो कोल्हान हमेशा से उपेक्षित रहा है। प्रायोरिटी जो भी हमारे बाद जो सरकार आए, वो कभी भी वहाँ का विकास के दृष्टिकोण से प्रायोरिटी में या प्राथमिकता पे नहीं आया। और हम समझते हैं कि वहाँ पर जमशेदपुर शहर के आए, आदित्यपुर शहर के आए तो शहर पे करना चाहिए, गाँव, जबकि वहाँ पर लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। वहाँ पर सिरंगसिया घाटी में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके अंग्रेजों को भगा दिए, लड़ाई लड़ के। ऐसे ऐतिहासिक जगह है कोल्हान, और जहाँ कभी भी शासन अंग्रेजों ने वहाँ पर नहीं कर सका, ऐसा मतलब ऐतिहासिक धरोहर है वहाँ पर। आज वहाँ पर ना पर्यटक स्थल विकसित हुआ है, ना ही वहाँ पर कोई रोजगार की कोई भी गारंटी वहाँ पर कर पाया है, ना ही उस इलाका में कोई भी आधारभूत संरचना वहाँ पर बन पाया है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो भी बन पाया हम लोग का समय पर। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम चर्चा करेंगे कि क्या मधु कोड़ा जी के साथ धोखा हुआ, खास करके वो प्रकरण जिसके बारे में सरयू रैक्सर कहा करते हैं कि मधु कोई और खा गया, कोड़ा खाने के लिए इनको छोड़ दिया। छोटा सा ब्रेक है, जल्द वापस लौट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मधु कोड़ा जी से। मधु जी, एक चीज़ और कहा जाता है कि राजनीति में आपने बहुत ठोकरें खाई है। कुछ ऐसे लोग थे जो दिखावा करते थे कि आपके अपने हैं, लेकिन बाद में धोखा दिया। आपका इस्तेमाल किया गया और सारी बदनामी आपके माथे मर दी गई। लगता है कि किसी बात को रिग्रेट है? उस टाइम समझदारी नहीं थी, अनुभव नहीं था, इस वजह से? देखिए, हमारे मैंने किसी भी कोई भी गलत निर्णय कभी नहीं हमने लिया है। काम तो उस टाइम बहुत अच्छा हुआ था। हमारे निर्णय आज तक किसी भी न्यायालय में सरकार के द्वारा निर्णय में कोई भी आज तक चैलेंज नहीं हुआ, ना नियुक्ति को लेकर के, ना ही कोई जमीन को आवंटन को लेकर के, ना ही किसी या पॉलिसी को लेकर के। हमने जो भी निर्णय किया कानून संबद्ध किया है, कानून के मुताबिक किया है और नियम के मुताबिक हमने काम किया है। और इस पर चूँकि हमारी राजनीतिक छवि को दुर्बल करना है, राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाना है, तो इस प्रकार का राजनीति में विरोधी पार्टियों के द्वारा में पूरा हवा खड़ा किया गया। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास में आरोप लगाया गया बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, केवल हमें डिस्टर्ब करने के लिए, हमें विचलित करने के लिए, हमारी राजनीतिक छवि को नुकसान करने के लिए किया गया। इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर। आप इस्तेमाल हुए थे किसी के द्वारा उस टाइम? ये बिल्कुल गलत है। हमारे इस्तेमाल करने के लिए किसके ताकत है? हमारे किसी ने कोई इस्तेमाल नहीं किया। और इस्तेमाल करके कौन सा हमने गलत निर्णय लिया? हमने कोई भी जो सपोर्ट दे रहे थे मलाई, तो वो सभी चाहे होंगे। नहीं, ऐसे नहीं है कि सपोर्ट दिया तो हमने कोई गलत काम उसके दबाव में किया, ऐसे कभी नहीं हुआ। हमने वही किया जो नियम कानून बताता है, हमने वही काम किया जो हमारे कानून बोलता है। इसमें कहीं कोई दबाव में हम आकर के कोई काम हमने आज तक नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी हम अडिग हैं कि अपने काम को प्रति हम अदब सब काफ़ी हमें संतुष्टि है। दोबारा मौका मिला कभी, मैं भविष्य में ऐसे ही कह रहा हूँ, दोबारा मौका मिला तो क्या फिर से झारखंड की कमान संभालना चाहेंगे
ये देखिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है राजनीति में, कभी भी कोई भी समीकरण बन सकता है। या उन गलतियों को सुधारना चाहेंगे जो शायद आपसे कभी हो गई है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं सटाना है अपने से, कुछ ऐसे लोग। देखिए आदमी काम करते करते सीखता है, ठोकरे खा के चलना सीखता है। बहुत सारे खट्टा अनुभव, मीठे अनुभव हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से जब कभी भी इस प्रकार का जब मौका मिलेगा तो उस जो भी काम अधूरा रह गया है, जो हम नहीं कर सके, या जहाँ किसी प्रकार भी जाने अनजाना में गलती हो चुका है, तो सुधारने का मौका, और आदमी सुधार के काम करता है, और हम भी यही करेंगे। हर आदमी, हर व्यक्ति ऐसे करना चाहेगा, और हम भी इस प्रकार। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट शत्रु नहीं होता। आपकी राजनीति चूंकि आरएसएस से शुरू हुई है, अगर मौका मिला, अगर कुछ इस तरह के संयोग बने, तो क्या दोबारा बीजेपी वगैरह बातचीत करने के लिए कम से कम तैयार है? इस और कम से कम एक सोचेंगे कि देखिए परिस्थिति, देखिए कोई दुश्मन तो है नहीं परमानेंट, परिस्थितियां बनी उस टाइम, क्या दोबारा बीजेपी में? देखिए इस प्रकार का अब कोई भी किसी भी पुनः बीजेपी में जाने का कोई मंशा अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग संबंध तो होंगे ही, संबंध, व्यक्तिगत संबंध तो सारे लोगों के साथ में है। व्यक्तिगत संबंध सारे लोगों से हमारी अच्छी संबंध है, लेकिन जहाँ नीति की बात है, जहाँ नियत की बात है, वहाँ अगर जनहित में नहीं होगा तो उसका विरोध मधु कोड़ा हमेशा करता रहा है और करेगा। इसलिए जनहित के संबंध में जो नीति स्पष्ट होगा, सही होगा, उसके साथ हम खड़े हैं। व्यक्तिगत संबंध हमारे हर दल के लोगों से है, किसी से कोई बैर भी नहीं है। बाबूलाल जी से भी हमारी संबंध अच्छी है, हेमंत सोरेन जी से भी हमारी अच्छी संबंध है, और हमारा शिबू सोरेन से भी अच्छी संबंध है, लालू प्रसाद यादव से भी हमारी अच्छी संबंध है, सारे लोगों से संबंध अच्छी है। लेकिन जहाँ कामकाजी की मामला है, वहाँ नियम से हट के हम लोग कोई काम नहीं करते। नहीं, ऐसा इसलिए मैंने पूछा कि देखिए ना, बाबूलाल मरांडी इतना दिन बीजेपी छोड़े, उनके साथ जो धोखा हुआ, जो भी काम हुआ था, फिर आए ना, आपके साथ भी उस टाइम कुछ हुआ होगा, परिस्थितियां बदल जाती है ना। अब देखिए सरयू राय आज बाहर है, कल भविष्य में पता नहीं क्या जाता है, आना जाना तो देखिए पार्टी बदलना वगैरह लगा रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि नहीं वो परमानेंट दुश्मन है, अब तो मेरा चाहे सर कटा लूंगा नहीं जाऊंगा, ऐसा तो। देखिए राजनीति में जनता का जो है ना हित सर्वोपरि होता है। अब भारतीय राजनीति का इतिहास आप लोग अगर देखिएगा, जो कल तक साथ में नहीं था आज साथ में है। बीजेपी मायावती के साथ में थी, मुलायम सरकार के साथ में थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ भी था, आज नहीं है। तो ये सब चीज चलता है, ये सब चीज अब राजनीति पर निर्भर करता है, क्षेत्र की या नीति पर निर्भर करता है। जनहित के मामला और नीति किस प्रकार से लाया जा रहा है, उस पर निर्भर करता है किसी भी राजनीतिक के विचारों पर विचार। नहीं कि उन्होंने खाली कर दिया, हम लोग लड़ाई लड़ के आए। हाँ। वहां से भाजपा के सांसद को, भाजपा के सांसद को और सिटिंग सांसद को और प्रदेश अध्यक्ष को हम लोगों ने लड़ाई लड़ के हम लोग आए हैं, और वहाँ की जनता को हम धन्यवाद देंगे, वहाँ के मतदाता को हम धन्यवाद देंगे। हमारे कोई सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के, उन्होंने अभी तक हम लोग के पास में विश्वास जमाया, चूँकि हम लोग ने कभी भी कोई छल कपट नहीं किया, हमेशा से 24 घंटा जनता का सेवा में सांसद गीता कोड़ा करती रही है, मैं करता रहा हूँ, और हम लोग का बातों का एक विश्वास लोगों में है आज, जिसकी वजह से आज भी लोगों का विश्वास हम लोग के ऊपर में बना हुआ है। ईश्वर करते हैं कि हमें कभी भी गलत काम करने के लिए ऐसा अवसर ना मिले, ऐसे हम कामना करते हैं। जी मधु जी, आप हमारे साथ सारी मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, जो कि कोई कुछ भी कहे, इनके कार्यकाल में जिस तरह काम हुए और मीडिया में छवि या फिर जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी, उससे इतर हटकर अगर आप सड़कों पर उतरकर आम आदमी से बात करते हैं तो हर कोई यही कहता है कि उन 2-2.5 सालों में जितना काम हुआ झारखंड में नहीं हुआ। ये अलग बात है कि बाद में कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फंसे, लेकिन क्या सच्चाई है वो मामला न्यायाधिकरण में है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता।
लेकिन इतना तय है कि कोल्हान की राजनीति के, जो मैंने शुरू में कहा, सचिन तेंदुलकर, मधु कोड़ा थे, हैं और शायद कुछ और दिनों तक रहेंगे। नमस्कार।